तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो भी कर्व सरफेस था, जैसे कि बबल और ड्रॉप के केस में देखा था कि जो प्रेशर होता है, बाहर का प्रेशर P2 और अंदर का प्रेशर P1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। ठीक है, यानी हमने देखा था कि जब भी कोई कर्व सरफेस है तो उसमें सरफेस टेंशन के कारण से उसके अंदर प्रेशर का डिफरेंस आता है। और वो जो प्रेशर का डिफरेंस रहता है वो क्यों आता है? अभी हमने बोला कि ये जो डेल्टा पी आता था वो आता था अपने सरफेस टेंशन के कारण से। और हमने देखा कि जो कनकेव साइड है, कनकेव किसको बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं कनकेव। उसका प्रेशर कन्वेक्स साइड, देखो हमने कनकेव और कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट मिरर के टाइम पे पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि इस वाले फेस को जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं कन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ रहता है उसको बोलते हैं कनकेव। तो हम जानते हैं कि कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो जो ये लाप्लास का इक्वेशन है, ओके, लाप्लास का इक्वेशन ये हमारे प्रेशर डिफरेंस को रिलेट करता है शेप ऑफ यंग्स के यंग सरफेस। अब ये यंग का सरफेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व सरफेस, जैसे कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेनर, ये होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लाप्लास और यंग का इक्वेशन बोल देते हैं। और क्या होता है ये जो इक्वेशन होता है वो होता है प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है लाप्लास यंग का इक्वेशन। तो देखो, इसको हम लोग अलग अलग शेप के लिए लगा सकते हैं। जैसे अगर तुम सबसे पहले लगाते हो स्फेरिकल शेप के लिए, स्फेरिकल शेप के लिए अगर लगाओगे तो हमको पता है स्फीयर के लिए R1 इज इक्वल टू R2। मान लो इसको हमने कह दिया R, तो अपना अगर डेल्टा पी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखो, सिग्मा इंटू 1/r प्लस 1/r, यानी 2 सिग्मा बाय आर। और सिग्मा अपना सरफेस टेंशन है, इसको 2 कहीं कहीं पे 2T/r भी लिखा हुआ रहता है। तुम कोई एक फॉलो करो, या तो टी बोलो या सिग्मा। ऐसा हमने देख लिए हैं ड्रॉप के केस में। ठीक है, अभी हमने इसको देखा था कि जो अपना लिक्विड ड्रॉप होता है उसके अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस आता है वो 2T/r आता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मान लो सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए लगाते हैं। सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए अगर लगाते हैं तो क्या होगा? देखो, एक को तो हम R1 इजकल टू R लेंगे, लेकिन दूसरे तरफ हमको रखना पड़ेगा R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वहाँ से अगर तुम सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए लोगे तो ये माना जाएगा सिग्मा इंटू 1/r प्लस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का मान होता है 0, इसीलिए इसका मान आ जाएगा सिग्मा बाय आर। और अगर कोई एकदम ही प्लेन सरफेस है, प्लेनर, PLANER, प्लेनर सरफेस है, तो इसके लिए हम जानते हैं दोनों ही इन्फिनिटी हो जाएगा रेडियस। तो प्रेशर का डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो सिग्मा इंटू 1/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी, ये दोनों जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा 0। तो प्लेनर सरफेस के लिए प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, केवल कर्व सरफेस के लिए आता है, जो कि हमने देखा सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल शेप के केस में। अब बात आता है कि देखो, हमने एक और पॉइंट देखो, हमने देखा था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है लिक्विड का, ठीक है, मान लो ये लिक्विड इस कंटेनर में रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे ऊपर आना चाहता है, सरफेस पे आना चाहता है, तो इसको अपने बाकी जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो लड़ाई किसके अगेंस्ट होता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल पे एक नेट इनवर्ड फोर्स
बाकी मोलेक्यूल्स का इसके ऊपर लग रहा होता है, ठीक है। जो अदर मोलेक्यूल्स है, अदर मोलेक्यूल्स का जो नेट इनवर्ड फोर्स है वो लग रहा होता है, जिसके अगेंस्ट इसको काम करना पड़ता है। तो वो जो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इस कारण से हम बोल देते हैं कि जो मोलेक्यूल जो कि सरफेस पे है हैव एक्स्ट्रा इनर्जी, इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। किसके कंपैरिजन में, मोलेक्यूल जो जो इनर, कंपेयर टू इनर मोलेक्यूल, यू कैन से कंपेयर्ड टू इनर मोलेक्यूल्स, ठीक बात है। अब लेकिन तुमको पता है जो स्टेबल सिस्टम होता है वो अपना एनर्जी को मिनिमाइज करना रखता है। यानी तुम क्या बोल सकते हो कि कोई एवरी सिस्टम हैज़ अ टेंडेंसी टू कीप इट्स एनर्जी मिनिमम, कीप इट्स एनर्जी मिनिमम। सारे सिस्टम का ऐसा एक टेंडेंसी होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि एनर्जी का भी टेंडेंसी होगा कि अपना एनर्जी मिनिमम रखे, सही बात है। लिक्विड भी क्या चाहेगा, लिक्विड क्या चाहेगा कि अपना एनर्जी जो है वो मिनिमम रखे। तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी वाला जो मोलेक्यूल है सरफेस पे, एक्स्ट्रा एनर्जी मोलेक्यूल कहाँ पे पाया जाता है, सरफेस पे, उसको ये मिनिमाइज करना चाहेगा। यानी टेंडेंसी होगा कि इसको मिनिमाइज करें। लिक्विड का टेंडेंसी होगा कि ऐसे मोलेक्यूल्स की संख्या को कम करे, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, अपना जो सरफेस एरिया है उसको कम कर लेगा, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा लिक्विड, सही बात है। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या चीज़, सरफेस टेंशन। तो अभी क्लियर हुआ कि सरफेस टेंशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन क्या है। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि एक और बात तुमको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है कि क्या सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का वो इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो आंसर है नहीं। सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का। यानी अगर वाटर का सरफेस टेंशन पूछोगे तो एक फिक्स वैल्यू है, इसका पूछोगे ऑयल का तो कुछ फिक्स वैल्यू है। ये लिक्विड कैसा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस एरिया कितना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, ये बात क्लियर है। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो ये एक छोटा कंटेनर और ये एक बहुत बड़ा कंटेनर, इसका एरिया मान लो A2 है और इसका एरिया A1 है। तो तुमको पता है जो A2 है ज़्यादा है A1 से, लेकिन सरफेस टेंशन दोनों ही केस में सेम होगा। अगर लिक्विड यहाँ पे भी सेम है, लिक्विड यहाँ पे भी 1 लिक्विड है और लिक्विड यहाँ पे भी 1 लिक्विड है, तो सरफेस टेंशन ऑफ 1 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ A2। ये ध्यान दो, इस सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सोप बबल फ्रॉम 2 cm टू 5 cm, जबकि सरफेस टेंशन का वैल्यू दे दिया है। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बबल, बबल बोलते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसके पास होगा 2 सरफेस, ठीक है। और हम जानते हैं जो वर्क डन जो होता है उसको हमने डिराइव किया है, होता है सरफेस टेंशन गुने चेंज इन एरिया। ये एक फार्मूला है हमारा जो हमको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमने डिराइव किया था, टेंशन कह दो या सिग्मा कह दो, कोई एक कहो, एक कन्वेंशन फॉलो करो। हमने डिराइव किया था सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा W बाय
डेल्टा ए या dW/dA, यानी सरफेस टेंशन था वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो डेल्टा एरिया हमको निकालना है बबल का होता है, बबल स्फेरिकल शेप का होता है, तो उसका एरिया होता है 4πr²। तो चेंज इन एरिया क्या होगा, 4π तो कॉमन आ जाएगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4π इंटू r1 का स्क्वायर। अब दो सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 cm है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक था पहले, एरिया कितना था पहले 2 cm से 5 cm करना है इसको। अब ये डायामीटर था और तुम यहाँ पे रेडियस रख रहे हो, तो सोचो ये 2 नहीं होके 1 होगा और ये 5 नहीं होके 2.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो r2 आ जाएगा 5 का 2 तो यानी 2.5 cm, और ये आ जाएगा 2 का आधा यानी 1 cm। यहाँ पे रखोगे 2.5 का स्क्वायर गुने 1 का आधा 1 गुने 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक जो दो सरफेस है तो सरफेस एरिया दो गुनी होगा, सही बात है। तो हमारा जो डेल्टा एरिया आएगा वो इसका दो गुनी आएगा कि दो सरफेस है, और ये कॉन्सेप्ट अभी से याद रखो ऐसा कि बबल है तो दो सरफेस एरिया होगा। तो 2 इंटू 4π, तो इसको सॉल्व किया तो हमको आता है 1.32 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, या क्या चेंज इन एरिया। तो यहीं से हम वर्क डन निकाल देंगे, वो हो जाएगा सिग्मा गुने डेल्टा एरिया, सिग्मा हो जाएगा 3 गुने 10⁻⁻2, और डेल्टा एरिया हमने निकाल दिया है 1.32 इंटू 10⁻⁻2। ये आंसर आ जाएगा जूल में, जूल में आंसर आता है 3.96 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि तुमको ये याद रखना था, सिग्मा बराबर होता है W/A, और बबल था इसीलिए दो सरफेस किए तो एरिया में 2πr² लगाया, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ सेम रेडियस। 1000 टू स्मॉल रेडियस का वाटर का ड्रॉप है, बहुत सारा ड्रॉप है 1000 पीस, और इसका जो रेडियस है सबका वो है 10⁻⁻7 मीटर। और ये बोलता है कि कोलिस, कोलिस का मतलब मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, ठीक है, लार्ज ड्रॉप एक बना लिया, एक ही ड्रॉप बनाया लार्ज, सरफेस टेंशन दे दिया है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। अब सिंपल सा बात है, ये दोनों केस में हमको पता है अगर ये सारे मिल के ये बनाए हैं तो इन दोनों का वॉल्यूम तो रहने वाला है सेम, ठीक है। तो अभी तुम देखो, मान लो कि बड़े वाले का रेडियस हो जाए कैपिटल R, तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल R का क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, हर एक छोटे का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई छोटा r का क्यू, और चूंकि ये 1000 की संख्या में है तो 1000 से इसको गुना कर दो, यानी ये 1000 छोटा मिलके एक बड़े वॉल्यूम को बनाया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई तो कट जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा 10⁻³ यानी 10r की क्यू, यानी r बराबर हो जाएगा 10r, यानी जो बड़ा बॉल बना अपना वो इसके रेडियस के 10 गुनी रेडियस का होगा। अब छोटे वाले का रेडियस हमको दे दिया था इतना, तो बड़े रेडियस कितना हो जाएगा 10 गुने 10⁻7 मीटर, यानी 10⁻⁻6 मीटर, ये आ गया बड़े बॉल का रेडियस, ठीक है। अब हमको क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ड्रॉप है, ध्यान दो ये ड्रॉप है तो इसका एक ही सरफेस होगा, एक ही सरफेस होगा, फ्री सरफेस। जब भी हम सरफेस बोलते हैं तो फ्री सरफेस की बात करते हैं जो दूसरे मीडियम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एरिया आएगा वो कितना आएगा 4πr², बड़े वाले का एरिया कितना होगा 4πr², और छोटे वाले का एरिया कितना होगा तो 1000 गुने 4πr², ठीक है। तो एरिया में चेंज कितने का आएगा तो 4πr² माइनस
1000 गुने 4πr²। ये हो गया। इनिशियली हमारे पास 1000 जो था उसका हर एक का रेडियस था 4πr²। ये था एरिया। तो एरिया इनिशियल इतना था। एरिया फाइनल है केवल एक मिला 4π बड़ा आर का स्क्वायर का, तो उन दोनों को घटा के हमको डेल्टा एरिया मिल जाता है, जिसका मान हो जाता है -36π 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे तुम क्या कर सकते थे, 4π कॉमन ले लिए, r² माइनस 1000 r² कर दो तो ये आ जाएगा। अब हमको पता है यहाँ पे जो निगेटिव साइन आया है वो किस बात को इम्प्लाई करता है, वो इस बात को निगेटिव साइन इम्प्लाई करता है कि जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो चुका है, यानी फाइनल एरिया इनिशियल एरिया से कम है, डिक्रीज हो गया है। तो एरिया डिक्रीज हुआ, वो कहता है कि हमारा इनर्जी को रिलीज करेगा, ये इनर्जी रिलीज होगा। कितना एनर्जी रिलीज होगा, हमको पता है जो एनर्जी होता है वो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एरिया। यहीं पे देखो ना डब्लू वाला जो क्वेश्चन हमने देखा, डब्लू बराबर एनर्जी के बराबर लेते थे हम लोग यहाँ पे। अब वो होता था अपना, वो होता था क्या, वो होता था टी इंटू डेल्टा ए। हमने डी डब्लू बाय डेल्टा ए बराबर लिया था टेंशन के बराबर। ठीक है, पिछले सवाल में अगर देखोगे तो जो टेंशन था सरफेस टेंशन वो था डी डब्लू बाय डी ए। तो यहाँ से आ जाएगा एनर्जी इजकल टू टी इंटू डेल्टा है। तो टेंशन का मान हमको दे दिया सरफेस टेंशन का 10⁻⁻2 और गुने गुने हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए हमने निकाला है 36π इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं क्योंकि हमको पता है इसका एनर्जी जो है माइनस में आएगा, यानी एनर्जी रिलीज हुआ है। तो हो जाएगा 7.9 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अब जो है हम आगे देखेंगे कि व्हाट शुड बी द, क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड ए स्मॉल एयर बबल। इस बात पे खासा ध्यान रखना है कि ये बबल है या ड्रॉप है, ऑफ इतना रेडियस 0.1 mm रेडियस का बबल है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, सरफेस के नीचे। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे दिया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है। हमको बोलता है कि प्रेशर कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, हमको क्या दे दिया है, सरफेस टेंशन दे दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। हमको जो रेडियस दे दिया है एयर बबल का वो दे दिया है कितना, 0.1 mm, यानी तुम बोल सकते हो इसको 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमको पता है कि जो डेल्टा प्रेशर होता है, यानी एक्सेस प्रेशर जो हम लिखते हैं बबल के अंदर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। मान लो ये बबल है, बाहर का प्रेशर है P1, अंदर का प्रेशर है P2। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है P2 माइनस P1, जो अंदर की तरफ होता है प्रेशर वो होता है कितना। तो ये हमको पता है कि जो P2 माइनस P1 होता है वो 4T/R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनसाइड का जो प्रेशर होगा वो बाहर का प्रेशर प्लस 4T/R के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है जो बाहर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। उसका मान कितना होता है, तो उसका मान हमको याद होना चाहिए 1.013 इंटू 10⁵ इतना होता है। तो 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 4 इंटू कितना है ये टेंशन का मान 7.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय आंसर आ जाएगा 1। आर का मान कितना था, हमने निकाला था 10⁻⁴। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.027 इंटू 10⁵ न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो हमने देखा है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता, जो तुम सब ने किया होगा, तुमको लगा होगा कि ये सब सही है। बट ये करते हुए हमने एक बात को यहाँ पे इग्नोर किया था, वो था कि ये जो एयर का बबल है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, बिलो द वाटर सरफेस है। और कोई भी बबल जब वाटर सरफेस के अंदर चला जाता है, सरफेस पे नहीं होता है, तो बबल बिहेव्स एज ड्रॉप। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है तुमने गलती मोस्टली स्टूडेंट करते, इसीलिए मैंने इसको ऐसा सॉल्व करके तुमको दिखाया कि कोई कैच करता है कि नहीं। आई होप जो इसको समझ में आता होगा वो इसको कैच कर लिया होता है। बबल जब इनसाइड द वाटर होता है तो ये ड्रॉप की तरह बिहेव करता है। और हमारा फॉर्मूला P2 माइनस P1 का यहाँ पे होता 2T/R। यानी ये जो हमने यहाँ से लगाया 4T/R वो कॉन्सेप्ट हमारा है गलत। ठीक है, ये आंसर कुछ तो और आता। तो यानी हमको लगाने का है यहाँ पे P2 इजिकल टू P1 प्लस 2T/R। ठीक है, 2T/R ये रखोगे तो तुम्हारे P2 का मान आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 7.2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴। तब जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा 1.027 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको इग्नोर हमको नहीं करना है कि बबल कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू सेपरेट एयर बबल, दो अलग अलग एयर बबल है जिसका रेडियस इतना और इतना दे दिया है, फॉर्म ऑफ द सेम लिक्विड, जो कि सेम लिक्विड से बने हुए हैं, जिसका सरफेस टेंशन दे दिया है, केम टुगेदर टू फॉर्म ए डबल बबल। डबल बबल का क्या मतलब होता है, मान लो ऐसा टाइप का बबल, एक बबल से चिपका हुआ दूसरा बबल, तो डबल बबल फॉर्म किया। अब बोलता है फाइंड करो रेडियस एंड द सेंस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरनल फिल्म सरफेस कॉमन टू बोथ द बबल। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो बबल होता है, बबल, उसके लिए हमारा जो अंदर का प्रेशर लोगे वो बाहर का प्रेशर अगर PO है तो वहाँ पे 4T/R करके लेना पड़ेगा। तो मान लो P1 है तो 4T/R1 लिख दो, और P2 है तो लिख दो P0 प्लस 4T/R2। अब क्वेश्चन में देखो, इसको हमने R1 मान लिया है और इसको हमने R2 मान लिया है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो R2 अपना है वो छोटा है R1 से, और जिसका रेडियस छोटा हो उसके अंदर का प्रेशर, कॉमन सी बात है ये तो इग्नोर ही कर दोगे, टेंशन सेम है, तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा, रेडियस बड़ा उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात तो क्लियर कट है, सही बात है। तो इसका क्या मतलब है, देखो कि जब ये डबल बबल बनेगा, ठीक है, जब ये डबल बबल बनेगा ऐसे करके, एक बबल और उसके ऊपर दूसरा बबल, तो ये जो डबल बबल रहेगा वो कैसा रहेगा, देखो मान लो इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस हमने बोला है R1। ठीक है, इसके अंदर का जो R1 के अंदर का प्रेशर है वो P1, और इसके अंदर का प्रेशर है P2। एक्सेस प्रेशर है तो ये बाहर की तरफ लगेगा, वैसे इसका जो P1 है वो भी बाहर की तरफ लगेगा। तो इस समय पे क्या होगा, देखो ध्यान दो कि जो नेट प्रेशर होगा P, जो इन दोनों के बीच लग रहा होगा, क्योंकि P2 बड़ा है तो नेट प्रेशर का डायरेक्शन P2 के डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो नेट प्रेशर हमने P माना है वो हो जाएगा P2 माइनस P1, और इन दोनों को घटा दो, ये 2 है ये 1 है, P2 माइनस P1 घटाओगे तो 4T तो कॉमन आ जाएगा,
1/R2 - 1/R1 आ जाएगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा 40 - R1 - R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब ये जो एक्सेस प्रेशर है उसका हमको डायरेक्शन पूछा, तो जो एक्सेस प्रेशर है वो किसकी तरफ लगेगा, तो हमको पता है कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये कॉनकेव की तरफ से टू कन्वेक्स साइड को लगेगा। यानी इन दोनों को जहाँ पे ये जुड़ेगा, ये जो इंटरफेस होगा, ये जो जुड़ेगा वो किसकी तरफ रहेगा, हमको पता है ये छोटे वाले का प्रेशर ज़्यादा है तो ये उसके अंदर घुस जाएगा। यानी तुम कह रहे हो ये जो इंटरफेस होगा इन दोनों का, ये जहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, इंटरफेस कैसा होगा, तो ये होगा कनकेव रहेगा किस साइड पे, कनकेव रहेगा स्मॉल बबल के साइड पे। क्यों? क्योंकि स्मॉल बबल का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। और कन्वेक्स किस साइड पे रहेगा, देखो इंटरफेस कैसा कैसा हो सकता है। इंटरफेस एक तो कुछ भी नहीं, ये जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरफेस हो सकता था कि ऐसा हो जाए, इसको मिटा दो यहाँ से, कि बड़ा बबल छोटे में घुस जाए, या हो सकता है छोटा बबल बड़े में घुस जाए। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो दूसरे में घुस जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता है छोटे का प्रेशर ज़्यादा है, तो छोटे बबल का जो कनकेव साइड की तरफ से प्रेशर इस पे लग रहा है, तो ये कनकेव यानी जिस साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है वो स्मॉल बबल का रहेगा, इस साइड का रहेगा। और कन्वेक्स किधर की तरफ रहेगा, तो ये अगर तुम बड़े बबल की तरफ से देखोगे तो तुमको कन्वेक्स दिखाई पड़ेगा, छोटे बबल की तरफ से देखोगे तो कनकेव, कन्वेक्स टुवर्ड्स बिग बबल। अब हमको पता है जो इसका रेडियस आएगा, दोनों का जो स्मॉल रेडियस, दोनों का जो कर्वेचर आया वो कितना आया, तो वो आ गया रेडियस बराबर R1 - R2 बाय R1 × R2 रख दो, 0.004 - 0.002 डिवाइडेड बाय 0.004 × 0.002। यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.004 मीटर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमको समझना चाहिए कि क्या कर्वेचर का शेप होगा और क्या नेट रेडियस कितना आएगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन एक और दिया है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन टू सोप बबल्स जिसका रेडियस R1 है R2 है कोएलिश टू फॉर्म अ सिंगल बबल ऑफ रेडियस R। दो बबल है जो R1 R2 का है, एक साथ कोएलिश करके यानी जोड़ के सिंगल बबल बनाते हैं जिसका रेडियस R है। बाहर का प्रेशर P0 दे दिया है, तुमको बोलता है फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर, कि सरफेस टेंशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है। दो बबल था, मान लो एक का रेडियस तुमने लिया था R1 और दूसरे का तुमने लिया है R2, लिया नहीं है दे दिया है, ये दोनों मिलके एक बड़ा बबल बनाता है जिसका रेडियस है R। मान लो इसके अंदर का प्रेशर था P1, इसके बाहर में तो हमेशा P0 ही है, P0 ही है, अंदर का प्रेशर यहाँ पे था P1, यहाँ पे है P2 और यहाँ पे है P, ठीक है। अब देखो तो ये बोलता है कि हमको पता है, देखो अब इस दोनों केस में जब जुड़ेगा तो हम एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि ये आइसोथर्मल है, तो यानी टेम्परेचर है कांस्टेंट, यानी पहले का टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T, ठीक है। टेम्परेचर रहेगा क्या, कांस्टेंट, दोनों अक्रॉस द T1 बराबर T2 बराबर T आ जाएगा। हमको पता है कि जो इक्वेशन होता है वो होता है PV = nRT। आइसोथर्मल केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV/N × R = हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि है, यही तो कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा P1V1 बाय अच्छा एक सेकेंड और, जो मान लो यहाँ पे
मास होगा एयर का, मास ऑफ एयर, वो भी कांस्टेंट रहेगा। मान लो इसमें n मोल एयर था, यहाँ पे n2 मोल एयर था और नेट बचा n, तो हम कह सकते कि n1 प्लस n2 बराबर n हो जाएगा। और n बराबर इस इक्वेशन से क्या आता है, पी वी बाय आर टी। यानी हम बोल सकते हैं कि P1 V1 बाय आर T1 जोड़ P2 V2 बाय आर T2 इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी। और हमको पता है T1 T2 और T सेम है तो कट जाएगा, R सेम है तो कट जाएगा। यानी हमको जो मिला वो क्या मिला, क्योंकि हमने इधर कोष्ट में लिख लो T1 इजकल टू T2 इजकल टू T, इसलिए यानी क्वेश्चन हमको मिल गया कि जो प्रेशर 1 गुने वॉल्यूम 1 जो प्रेशर 2 गुने वॉल्यूम 2 बराबर प्रेशर गुने आखिरी वाले का वॉल्यूम। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहले का प्रेशर, अब तुमको पता है अंदर का जो प्रेशर होता है वो होता है बाहर का प्रेशर जोड़ किस चीज़ के लिए है, बबल के लिए, तो 4T तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को माना इसीलिए सिग्मा मान लो 4 सिग्मा बाय आर के बराबर होता है। तो लिख दो प्रेशर का इक्वेशन में इसको यहाँ पे कि बाहर का प्रेशर जोड़ 4 सिग्मा बाय R1 इंटू V1। अब V1 कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, R1 का क्यू, जोड़ फिर से P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R2 गुने 4/3 पाई R2 का क्यू, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2। तो P2 क्या हो जाएगा, फिर से P0 प्लस 4 सिग्मा बाय R, मान लो ये बड़े का हमने R माना है, जो स्मॉल r माना तो वही रहने दो, इंटू क्या हो जाएगा प्रेशर गुने वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे यहाँ से तुम्हारा जो सिग्मा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा P0 इंटू आर का क्यूब माइनस R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जामिन का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट्स बाय डिक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी, ठीक है, सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉर दिस टू बी पॉसिबल। अभी दे रहा है द सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन दे दिया है T, और बोलता है डेंसिटी लिक्विड का दे दिया है रो, और L जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये क्या बोल रहा है, मान लो ये एक लिक्विड था जिसका रेडियस पहले R था, ठीक है, अभी ये क्या बोलता है इसका सरफेस, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 पाई R², ये हो जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है, ये S बोल दो इसको, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R²। अब क्या बोलता है कि इसका एरिया में डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो हमको पता है कि जो सरफेस एनर्जी होता है वो होता है T इंटू डेल्टा ए। तो मान लो कि इसका एरिया अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगा, और वो जो डिक्रीज होके जो खर्चा हो गया वो बोलता है कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में को, यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन को प्रोवाइड कराने को खर्च हो गया, ठीक है। तो मान लो इसका रेडियस पहले R था और अभी जो इसका रेडियस है वो dr अमाउंट से कम हो गया है, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो वॉल्यूम होगा रेडियस का वो कितना हो जाएगा, तो देखो वो हो जाएगा 4 पाई R², ये तो एरिया है, इंटू dr के इक्वल। अगर हम ds बाई dr निकालें, यानी s को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई R² के बराबर। यानी अगर हम बोल दें कि एरिया में चेंज कितना आया ds, तो हो जाएगा 8 पाई R इंटू डी आर, ये हो जाएगा एरिया में चेंज।
यानी इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसके डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है वो कहाँ खर्च हुआ है, वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जो रिक्वायरमेंट था वहाँ खर्च हुआ है। हमको पता है वेपोराइजेशन के लिए हीट जो खर्च होता है वो होता है मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी ml। मास चूँकि छोटा ले रहे तो dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये हो जाएगा। अब वो इक्वल है अपने किसके, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी के। तो क्या हो जाएगा सरफेस एनर्जी, हो जाएगा T इंटू DA या डेल्टा ए या DS लिख दो, जो भी, ये DA बोलो DS बोलो जो भी। तो ये टेंशन का मान दे दिया है T और DS का मान है 8 पाई R इंटू DR, तो वो इक्वल है DM। DM क्या हो जाएगा, रो इंटू डी भी, ये हो जाएगा DM। तो रो है डेंसिटी इंटू डी भी क्या है 4 पाई R स्क्वायर इंटू DR इंटू L। 4 पाई से ये हो जाएगा 2 R स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक R यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक R बच जाएगा, DR से DR चला जाएगा, तो जो T का मान आ जाएगा 2T इज इक्वल टू हो जाएगा रो L इंटू R, यानी जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 2T बाय रो L। तो इतने का तो जो है इसका व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस जिसके लिए ये पॉसिबल हो सके, वो है इतना रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D।